वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वतंत्र नाग का मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था हमारा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में जो व्रत है उसका कुछ भाग बचा हुआ है, तो आज फिर से अपन व्रत को स्टार्ट करते हैं। व्रत का बेसिक हमने पढ़ लिया था। अब व्रत के अंदर स्पर्श रेखाएं और बाकी सारी डिटेल पढ़नी है, ठीक है। और बहुत सारे पीवाईक्यू भी बचे हुए हैं, तो वो सब करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा चैप्टर है इसलिए क्वेश्चन भी दो आते हैं इसमें से। हाँ, शांतो परिच्छेद में क्वेश्चन दो आ जाते हैं। मतलब एक आ जाता है व्रत अकेला सिंगल, और एक आ जाता है पैराबोला हाइपरबोला, या फिर पैराबोला एलिप्स, या फिर एलिप्स अकेला, या दो के कॉम्बिनेशन में। तो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर के अंदर इस टॉपिक में से भी। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर नहीं छोड़ना। 8 नंबर का जुगाड़ है। कुछ कुछ पार्ट ही ऐसे हैं जिसमें से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। याद करने वाली चीजें ज्यादा है, पेपर लेकिन आसान है। आपको वहां पे अगर आराम से 10 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट कर दिए पहले वाले पेपर में, ठीक है, फर्स्ट पेपर में अगर 10 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट कर दिए तो बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सारे क्वेश्चन, देखा ही होगा। तो अगर 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से 7-8 सही हो गए, अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर। मेन परसेंटाइल चाहिए और फिर रैंक चाहिए, ठीक है। बोला ही था मैंने आपको पहले भी कि भाई 10 से 15 क्वेश्चन लेके चलोगे ऑन एन एवरेज। 15 तक तो बहुत हो जाता है, 15 बहुत हो जाता है, ठीक है। 15 का मतलब कितना हो गया स्कोर? 15 चौक 60, 60 180 नंबर। अब देख लो उसकी कितने नंबर है उसके? 130 के आसपास, 138 के आसपास, 95 परसेंटाइल है। तुम्हारे सामने रिजल्ट भेजा हुआ है। अब उसमें 180 तक जाओगे तो हर नंबर पे लड़ाई है। यहाँ पे परसेंटाइल बहुत तेजी से बढ़ते हैं आगे, तो 98-99 परसेंटाइल बैठ जाएगा। अब बता, देख लो 98-99 पे तो क्या, यहीं पे उसको IIT मिल रहा था जम्मू कश्मीर का, उस स्टूडेंट को यहीं पे इसी रैंक पे, इसी परसेंटाइल पे कॉलेज मिल रहा था। बट वो एनडीए की एसएसबी में था और उस वजह से टाइमिंग क्लैश हो गई तो डन नहीं कर पाया। बताया था उस दिन आया था जब पूछना, और तो ये ऐसा कुछ टाइमिंग बैठा था और फिर उसको लगा कि एक बार और तैयारी कर लेते हैं। बट हाँ ये बात है, देखो उसकी तैयारी पहले उसने 12th करी, उसके बाद 1 साल पूरी प्रिपरेशन करी, एंड आफ्टर दैट वो पूरे 1 साल के बाद आपसे मिला है। 1 साल प्लस 3 महीने और, 1 साल प्लस 3 महीने और आप अभी 3 महीने, तो 3 महीने और 15 महीने बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। आपकी 3 महीने 3.5 महीने की तैयारी है, उसकी 15 महीने की तैयारी है आज के हिसाब से, तो बराबर इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर 3 महीने में भी आप अच्छा स्कोर करोगे, देखो अब आपको कुछ रास्ता पूरा क्लियर होने लगेगा। जब 3-3.5 महीने गुजर गए तो आपको पता लगने लगेगा कि हाँ भाई पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह का पैटर्न आता है, हमें क्वेश्चंस कहाँ से निकालने हैं। कुछ चैप्टर इजी आते हैं, कुछ चैप्टर टफ आते हैं। पूरा पेपर टफ नहीं आता, पूरा पेपर इजी नहीं आता। क्वेश्चन छांटने भी पड़ते हैं। छांटने मतलब पूरे पढ़ोगे तभी तो छांट पाओगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उलझाने वाले जरूर रहेंगे पेपर के अंदर, जो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, आपको फंसा के वहीं उलझा के खत्म कर देंगे। अब वो किसी का पहला ही आ जाएगा, किसी के 5वां आएगा, किसी के 25वां आएगा, ठीक है। तो इसलिए स्किप करना भी आना चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट करना है वो भी आना चाहिए। या फुल आउट ऑफ फुल जब आगे की बात है। पहला काम है हमारा अपनी सीट सिक्योर करना, ठीक है। सीट अगर इस बार भी सिक्योर कर लेंगे तो अगली बार दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी 99 परसेंटाइल आ गई उससे ऊपर तो कट ऑफ जाएगी नहीं ना, तो सीट तो सिक्योर हो गई, एडवांस देने के लिए भी एलिजिबल हो गए। अगली बार चाहे मेंस का फॉर्म भरो चाहे मत भरो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर इस बार थोड़ी कम आई तो अगली बार आप इंप्रूव करोगे। मतलब इस बार 91 रही, 92 रही, 89 रही, 88 रही, तो अगली बार इंप्रूवमेंट के लिए दोगे। अब आपको पूरा रास्ता पता होगा, जिन्होंने पहली बार पेपर दिया है उनको भी पूरा पता होगा। मतलब जो भी फर्स्ट टाइम देंगे जनवरी में, उनको भी पूरा पता लग जाएगा हमें किस तरह का पेपर देना है। जनवरी में होगा पेपर आराम से, है ना, ये अराउंड 20 जनवरी के बाद। तो देख लो आप आराम से, अभी अगस्त फिनिश हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ कंप्लीट है। आपको रिवीजन के लिए भी 1 मंथ चाहिए होगा, तो दिसंबर तो रिवीजन के लिए मान के चलो पूरा, ठीक है। और अगर क्लास में रिवीजन हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। अब आपको करना है क्या, यहां से हाफ पार्ट अपना हो गया है,
मतलब आपका जो रास्ता है उसका हाफ पार्ट कवर हो गया है राखी तक, मतलब अगस्त तक, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जनवरी में है, अपन तो पहले अटेम्प्ट को ही मान के चलेंगे। अभी कोई और हो जो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है तो बात अलग है बेटा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मान के चलो। जितना जल्दी सिलेक्शन होगी उतना आपको भी आराम रहेगा, मेंटल पीस आ जाएगी। एक बार कर ली मेहनत जो करनी है, सिलेक्शन हो गया, अब थोड़ा आराम है। ठीक है, तो जितना भी टाइम बचा है उसमें हाफ टाइम लगभग गुजर चुका है, हाफ टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस। ठीक है, लगभग हाफ नहीं तो 45% टाइम तो निकल चुका है। अब 55% टाइम बचा है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और उसके लिए अब आप धीरे धीरे रिवीजन पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है, सब सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का करना है, सब सब्जेक्ट का करना है। ठीक है, मैथ्स का तो मैं खुद ही यही करा दूंगा रिवीजन। पूरा अक्टूबर है मेरे पास, नवंबर है, दिसंबर है। अक्टूबर हाफ भी छोड़ो तो नवंबर दिसंबर तो पूरा ही पूरा है। 2 महीने से ज्यादा का सिलेबस नहीं बचा मेरा, 2 महीने से ज्यादा का सिलेबस नहीं बचा। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वो सेट फंक्शन और ट्रिग्नो, 3D वेक्टर तो एक हफ्ते के रहते हैं। 12th में भी इतने रहते हैं, यहाँ भी इतने रहते हैं, सब एक हफ्ते के। ये कोडिंग सेक्शन ही बड़ा था, ये हो जाएगा खत्म, 1-2 दिन का और है, 1-2 लेक्चर का। उसके बाद सारे सब्जेक्ट छोटे ही जितने एक हफ्ते के रहते हैं। सैटरडे टू सैटरडे चलेगा फिर सिस्टम, मंडे टू सैटरडे खत्म, मंडे टू सैटरडे खत्म, जनरली यही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद रिवीजन पार्ट में अपन जो तरीका अपनाएंगे वो ये रहेगा, अपना पेपर लेंगे मिक्स में, तभी रिवीजन ढंग से होगा। क्योंकि पेपर देखो, अगर आप है ना परवले के क्वेश्चन कर रहे हो तो परवले एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही परवले के बाद एक क्वेश्चन अचानक से सम्मिश्र संख्या का आ जाए तो फिर गड़बड़ा जाती गाड़ी। ठीक है, जब अपन एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छा करते चले जाते हैं, फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। जैसे जब मिक्स में आते हैं ना क्वेश्चन, तो एक्चुअल में पेपर तो मिक्स में ही देना है, सारे क्वेश्चन आने, सब कुछ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आने। तो इसलिए अपन क्या है, पेपर वाइज सॉल्व करेंगे। पेपर वाइज मतलब जैसे कोई पेपर उठा लिया 2023 का, 2023 का एक भी पेपर मैंने कवर नहीं किया अभी तक। 2023 का पेपर उठाया, उसके एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 तक कम से कम 10 पेपर होंगे, क्योंकि 10 तो क्या, रोज सुबह शाम 4 दिन या 5 दिन पेपर चला था। 4 दिन चला तो 8 और 5 दिन चला तो 10, पेपर 1 और फिर पेपर 2 और डबल हो गए जस्ट, तो 16 या 20 पेपर मिल जाएंगे अपन को आराम से। पेपर 1, पेपर 2 जनवरी वाला और अप्रैल वाला। ठीक है, तो 20 पेपर मिल जाएंगे। 20 पेपर मिक्स में कर लोगे तो फिर अब बताओ और कैसी तैयारी चाहिए, बहुत बढ़िया तैयारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पेपर का पैटर्न समझना है तो ऐसा नहीं है ज्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा आपका पर्टिकुलर चीज पढ़ने से। जिस तरह का पेपर आ रहा है ना पिछले 5 सालों में, उसी तरह का पैटर्न पढ़ना है हमें। ठीक है, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक खजाना है, क्योंकि अपन साइंस पढ़ रहे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। हिस्ट्री में फिक्स कंटेंट होता है, फिक्स कंटेंट होता है, उसको याद कर लिया काम चल गया। अपन साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर एक चीज पे हर एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा जो जिस तरह का पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न बेस्ड तैयारी करना। तो जब पेपर सॉल्व करते हैं तभी हमें पैटर्न का आइडिया लगता है किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, अब ये अपने आप में ये जो पढ़ रहे शांकव परिच्छेद, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अपनी बुकलेट में देखोगे तो व्रत पे शायद 8-10 एक्सरसाइज दे रखी है, 8-10 12 कुछ ऐसी एक्सरसाइज दे रखी है, और एक एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन भी हुए तो 12 में 60 क्वेश्चन हो गए, 60-70 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मतलब टोटल मिलाकर सिर्फ व्रत पे तो 70-80-90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेकिन आपको पैटर्न भी तो पकड़ना आना चाहिए ना, पैटर्न किस तरह का चल रहा है। कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो आउटडेट हो गए, मतलब अब नहीं आते उसको स्किप करो, जो आते हैं पैटर्न वो पकड़ो। ठीक है, इसलिए लेटेस्ट पेपर की जरूर तैयारी करें। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सभी सब्जेक्ट के जिसने ये पेपर समझ के निकाल लिए उसका सिलेक्शन आराम से है। ठीक है, पेपर समझ के मतलब ये कि फिर उस पैटर्न का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, उस लॉजिक को लगाना आना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक ही पूछे जाएंगे, अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लॉजिक रिपीट होते हैं। देखिए मैंने कितने सारे पेपर में आपको रिपीट करवाए, एक क्वेश्चन बोला 2016 का, फिर 18 का, फिर 20 का, फिर 22 का, बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक रिपीट होते हैं। ओके, तो अब जब छुट्टी वाला थोड़ा सा टाइम आ रहा है, क्योंकि फिर अगली नेक्स्ट जो आपको गैप मिलेगा वो मिलेगा दिवाली के आसपास। लेकिन दिवाली के आसपास जो गैप मिलेगा वो बहुत पास हो जाएगा अपने एग्जाम के भी नजदीक आ चुके होंगे, या तो अक्टूबर एंड में होगी या नवंबर में होगी दिवाली, है ना। तो एग्जाम भी बहुत पास आ चुके होंगे, तो वहां से तो बिल्कुल रिवीजन एकदम ऐसा परफेक्ट हो जाना चाहिए कि अब हम तैयार है 90+, 95+ परसेंटाइल के लिए। जब इतना स्कोर मान लेके चलोगे ना, तब जाके वहां पे 5 परसेंटाइल 7 परसेंटाइल कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आते। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन, जब अक्टूबर में इतनी प्रिपरेशन लोगे तब जाके दिसंबर तक प्रिपरेशन
98 99 वाली कह पाओगे खुद की तरफ से। और जब पेपर आता है, रिजल्ट आता है, तब तो आपको पता ही है 5-7 परसेंटाइल वैसे ही टूट जाती है, इसलिए। ठीक है, बाकी चिंता मत करो परसेंटाइल की ज्यादा, आप तो बस ये देखो मुझे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मेरे 10 से 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट अटेम्प्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बार वाले जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस आधा कर दिया गया है और इस वजह से आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट केवल 12th किताब पढ़ के पेपर देंगे इस बार या अगली बार, ओनली विदाउट कोचिंग पेपर देंगे, उनको आपको पता है क्या, पता ही है मैथ्स में फिर 0 ही है, क्या ही आएगा। देख ही सकते हो मैथ्स में कौन सा क्या अटेम्प्ट हो जाएगा, कुछ नहीं अटेम्प्ट होना। मुश्किल से कोई एक आधा डायरेक्ट बुक का आ गया तो वो अटेम्प्ट होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आता है, हालांकि बुक का भी आता है, लास्ट ईयर भी आया है। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन अब से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना, जैसे ये छुट्टी से रिफ्रेश हो जाओ आराम से, उसके बाद स्पीड बढ़ा देना और रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। टाइम को बिल्कुल बाउंड कर लेना, 2 आवर्स तो यहाँ वर्किंग हो गया, उसी तरह से 2 अपने घर पे बांध लेना। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा बेटा जोर, एक बार का जोर है, एक बार लग गया उसके बाद लाइफ टाइम मजा है। सच में ऐसा ही है, तभी तो पूरी मतलब 12-12 15-15 लोग तैयारी 12-12 15-15 घंटे तैयारी करते हैं। इतने लाख लोग क्यों लगे हुए, इसलिए लगे हुए हैं, जिससे एक बार वहां अंदर एंट्री मिली उसके बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप खुद फील करोगे कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जा रहे हो 2-3 दिन जो भी रिफ्रेश होने, छुट्टी मनाने, तो वो छुट्टी के बाद अब यहां से दिवाली तक लग के तैयारी करनी है, यही माइंड में सोच के आना बिल्कुल तैयारी के लिए। ठीक है, तो करते हैं अपन चैप्टर स्टार्ट। व्रत में कुछ बेसिक पार्ट मैंने बता दिया था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जी मेंस के स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा जाएंगे, कुछ पार्ट और बचे हुए थे तो वो कवर करते हैं। ओके, और 2016 से 22-23 तक का पेपर कोई नहीं छोड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, बहुत सारी एप्स हैं, हिंदी में पेपर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बस अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, और मैंने तो काफी पोर्शन आपको उसी में से करवाया है, तो बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही मैच कर जाएगी। हर टॉपिक में अगर 40 क्वेश्चन भी हुए होंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन वो पेपर से ही मैच करेंगे। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन आप कर लोगे, 100 क्वेश्चन किसी टॉपिक में होंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि होता क्या है, सारा कवर हो जाता है। अगर कोई बोले कि हमें फिजिक्स के 12वीं बोर्ड में पहले चैप्टर के पुराने क्वेश्चन दे दो, तो जब पुराने क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा पूरा पार्ट कवर हो गया उसमें। जनरली ऐसा ही होता है, पूरा पार्ट कवर हो जाता है, पूरा समरी बन जाता है पार्ट का, मेन सारी चीजें पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो 2016 से लेकर 23 तक के पेपर अच्छे से प्रिपेयर करना है सब सब्जेक्ट के। अब टाइम आ गया है पेपर को खंगालने का। अभी तक हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट, अब सब में करीबन 50% 40% सिलेबस टच हो गया होगा। तो अब टाइम आ गया खंगालने का। नहीं भी टच हुआ है तो तुम्हें तो करना ही है, क्योंकि पेपर तो टाइम पे ही लगना है। तुम्हें पता है पेपर की डेट तो फिक्स रहेगी, अपने हिसाब से तो चेंज होनी नहीं है, तो अपने को तो दौड़ना ही है। ठीक है, तो दौड़ना स्टार्ट कर देना। 2-3 दिन आराम से रिलैक्स होके छोड़ दो बिल्कुल, लेकिन जब आओ तो फिर बिल्कुल पकड़ लेना है। ठीक है, डन। चलो लिखो व्रत में, चलो बेसिक पहले मुझे बताओ, व्रत का थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। व्रत था, व्रत में हमने पढ़ा था एच और के इसके। ठीक है, ये हो जाएगी त्रिज्या आर। अगर कोई सरल रेखा खींची गई जो कि स्पर्श करती है, तो ये दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर होगी। अगर दूरी त्रिज्या से कम हुई तो ये स्पर्श रेखा काटेगी, अंदर आ जाएगी, है ना। अगर ये दूरी त्रिज्या से कम हुई मतलब ये चीज अंदर आ गई तो प्रतिच्छेदन हो गया, और अगर ज्यादा हुई तो बाहर हो गई, आभासी हो गई। व्रत की समीकरण पढ़ी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक बेसिक ग्रुप और पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें हम एक बात ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा समान होगा और हम उसे 1 बनाएंगे। कई बार ये 2 से गुणा होकर देगा तो दोनों में देगा, 3 से गुणा करके देगा तो दोनों में देगा। ठीक है, तो हम उसे समान बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक हमेशा 1 रखना है। अगर 1 नहीं बन पा रहा है, 1 का 2 1 का 3 है, इसका मतलब फिर वो दीर्घवृत्त हो सकता है, क्योंकि दीर्घवृत्त में बीच में प्लस आता है, और दोनों के गुणांक अलग अलग आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें।
तो एक होना चाहिए या एक बनाना है, और अगर नहीं बन पा रहा है इसका मतलब दीर्घवृत्त की समीकरण है, न कि वृत्त की। ये हो गया। उसके बाद आपको याद हो त्रिज्या क्या थी इसके लिए? हाँ मतलब केंद्र, सॉरी केंद्र, हाँ केंद्र क्या थे? -f, और त्रिज्या थी g² f² - c। याद है ये सारी चीज? ठीक है। अच्छा, अगर एक स्पर्श रेखा यहां खींची गई है तो इसके समांतर एक और स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? ठीक है। दोनों स्पर्श बिंदुओं को यदि केंद्र से जोड़ते हुए मिलाया जाए, दोनों स्पर्श बिंदुओं को यदि केंद्र से जोड़ते हुए मिलाया जाए तो हमेशा क्या आएगा? व्यास आएगा। दोनों स्पर्श बिंदु कौन से? जो पैरेलल मतलब समांतर है, समांतर स्पर्श रेखा है, उसके स्पर्श बिंदुओं को जोड़ते हुए, कहां से जोड़ते हुए? केंद्र से जोड़ते हुए मिलाया जाए तो हमेशा व्यास आएगा। देखो और एग्जांपल, मान लो ये बोला नहीं ये वाली नहीं ले रहा, मैं तो ये ले रहा हूं, एक इसके समांतर इधर से ले रहे हैं, ये ले ली, ये स्पर्श बिंदु हुआ, ये स्पर्श बिंदु हुआ, अगर केंद्र से जोड़ते हुए मिलाया जाए तो फिर से क्या बन गया? व्यास आ गया। ठीक है, तो हमेशा व्यास बनेगा। ओके, ये व्यास बन गया। अब अगर मान लीजिए यहीं से इसी केंद्र से कोई एक सरल रेखा और खींची जाए, ठीक है, केंद्र से गुजरती हुई सरल रेखा खींची जाए, ये खींच दी केंद्र से गुजरती हुई, पता नहीं लगेगा इसमें, चलो आप लिख लो पहले, ये सारा तो लिखा हुआ है, ये वाला लिख लो, दो समांतर सरल रेखा वाला लिख लो, समांतर वाला लिख लो डायग्राम बना के, समांतर वाला लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं, ये डायग्राम बना लो, दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जाए यदि वृत्त की, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से जोड़ते हुए मिलाया जाए, तो सदैव व्यास के बराबर होगा। ठीक है, लिख देना AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD समांतर है, तो P व Q की दूरी हमेशा होगी 2R बराबर व्यास। ये समांतर होना जरूरी है, समांतर की केस में ही होगा, क्योंकि तभी वो इस तरीके से देगी। ठीक है, अब केंद्र से काटते हुए एक सरल रेखा बना देते हैं। ये केंद्र है, ये काटा इसने और ये काट दिया, PQ, ये RS ले लेते हैं। ये RS एक सरल रेखा है जो कि दोनों समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच में खींची गई है, कहां से? केंद्र से गुजरते हुए। RS एक सरल रेखा है जो कि दोनों समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच में खींची गई है, केंद्र से गुजरते हुए। और अब ये देखो यहां पर इसमें क्या क्या चीजें सेम होगी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये समांतर है तो ये जेड बना रहा है, तो कौन सा कोण होता है जेड में? एकांतर कोण। याद आया? ये जेड बन रहा है, देखो ARSD,
ARSD को देखो, जेड बन रहा है, जेड पे एकांतर कोण, तो ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये और ये जो सरल रेखा है, ये दोनों कौन सी, CQ और CP दोनों बराबर होगी। तो जब सब कुछ वो आपने पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, उसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। पता लग रहा है? देखो ये R बराबर हो गया, एक एंगल ये वाले दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया आमने सामने के। ठीक, और बताऊं, और ये 90 डिग्री हो गया, स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाती है, आपको पता हो। कोई भी तीन चीज बराबर हो जाती है तो अपन बोलते हैं सर्वांग सम। तो त्रिभुज कौन सा भाई, त्रिभुज आ गया CPR, त्रिभुज CPR सर्वांग सम CQS। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सिद्ध कैसे किया हमने, दिख ही रहा है बस आपको। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जेड बनता है तो एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण दोनों R हो गया या 90 डिग्री हो गया, इतनी सारी चीजें बराबर कर दी, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, सर्वांग सम हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल सर्वांग सम है तो मतलब पूरा बराबर है, पूरा बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अगर P बिंदु की निर्देशांक पता लग जाए और Q बिंदु की निर्देशांक पता लग जाए तो क्या केंद्र पता लग जाएगा, कैसे, मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। C किस रूप में क्वेश्चन घुमा के पूछे हमें पता नहीं है, हम सारे पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं। तो C PQ का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु, C PQ का मध्य बिंदु होगा। सिर्फ PQ का होगा या और किसी का भी होगा, देखो एक बार चेक करके। बिल्कुल, C RS का मध्य बिंदु, क्योंकि सर्वांग सम है तो सब सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो गई, सारी भुजाएं बराबर है तो सब भुजाओं के लिए मध्य बिंदु बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस वाले के लिए भी बनेगा, इस वाले के लिए भी बनेगा, दोनों के लिए बनेगा। अब क्या अपने को अवेलेबल होगा वो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, फिर लिखिए अगला, वृत्त का व्यास रूप, वृत्त का व्यास रूप, वृत्त का व्यास रूप। ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा आई थिंक आज, तो फिर एक दो क्लास है बाद में भी रहेगी, मतलब इस टॉपिक की, है ना, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसमें थोड़े से, क्यों दो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर में से, तो छोड़ना बिल्कुल मत, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, शब्दों पे ही हो जाते हैं बस, तो इसलिए इस चैप्टर को करना है, क्योंकि बहुत कम ऐसे चैप्टर है जिसमें दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक पार्ट करने पे दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, हालांकि ये अपने आप में 4 पार्ट है बट है आसान, 4 ही है, इसमें वृत्त, परवल है, अति परवल है, और एक वो कह रहा है दीर्घवृत्त। तो लिख लीजिए वृत्त का व्यास रूप। यदि व्यास के निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो, यदि व्यास के निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो, x1 y1 तथा x2 y2 हो, x1 y1 तथा x2 y2 हो, तब x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर वृत्त की समीकरण होगी, वृत्त की समीकरण होगी। वृत्त की समीकरण होगी। ठीक है,
वृत्त की समीकरण होगी x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 दोनों का योग बराबर 0। अभी डायरेक्ट अगर आपके पास व्यास अवेलेबल है तो डायरेक्ट हो जाएगी ये। अब व्यास में दो बिंदु होंगे हमेशा। व्यास कैसा होगा? इस प्रकार का होगा जो केंद्र से गुजरेगा। एक यहाँ पे होगा बिंदु, एक यहाँ पे होगा, तो ये डायरेक्ट लग जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। दूसरा तरीका और है। क्या तरीका है? केंद्र निकाल लो। केंद्र कैसे निकालोगे? दोनों का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? दोनों को जोड़ के बटा दो, निकल गया केंद्र। अब केंद्र से एक बिंदु के साथ दूरी निकाल लो, वो त्रिज्या कहलाएगी। फिर वही हो गया x माइनस h y माइनस k और वही वाला। वो तरीका तो है ही अपना, बट अगर डायरेक्ट अवेलेबल है डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वृत्त का प्राचलिक समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण प्राचल रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर, चेक करके देखो, रखा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है ऐसा ही मिले, ऐसा भी मिल सकता है। तो फिर क्या रखोगे? x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर k प्लस, ये h यहां से आ गया और k यहां से आ गया। अच्छा, ये ऐसा ही क्यों होता है? वैसे एक बार बता देते हैं। ये हुआ अपना ये बिंदु P है। देख लो ये कैसे बना। ये बिंदु P है, ये एंगल थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा वाला सिस्टम किया है। ठीक है, ये आपको पता है ये क्या होगा। एक बार कॉस थीटा लेना, एक बार साइन थीटा लेना। अगर कॉस थीटा लोगे तो क्या बनेगा भाई? देखो कॉस थीटा बराबर, कॉस अपना क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या बनेगा इसके लिए? ये वाला, ये। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, तो OA बराबर आर कॉस थीटा। OA कहां पे आ रहा है? एक्स अक्ष पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको x का निर्देशांक बोला आर कॉस थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा लोगे तो वो इस वाले पे आ जाएगा, यहां पे ओ भी आ जाएगा, और आप बोलोगे उससे आर साइन थीटा बन जाएगा y। ठीक है, समझ गए? और जब शिफ्टिंग होगी तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 0,0 में डायरेक्ट हो गया, जहां भी h और k आएंगे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद लिखिए अक्षों पर बने अंत्यखंड। अक्षों पर बने अंत्यखंड। अक्षों पर बने अंत्यखंड। लिखो x अक्ष द्वारा x अक्ष पर बना अंत्यखंड। यूं लिखो x अक्ष पर बना अंत्यखंड। x अक्ष पर बना अंत्यखंड, बना अंत्यखंड। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एक्स अक्ष पर बना अंत्यखंड और y अक्ष पर बना अंत्यखंड ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, जी आ गया तो यहां आ जाएगा। जी और एफ कौन से वाले हैं? वही केंद्र वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यही है वो g और f वृत्त की बेसिक समीकरण में से उठाए गए हैं। 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर वापस करेंगे आगे का। देखिए वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए।
जिसके व्यास की समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 है। x प्लस वाई बराबर 4 जिसके वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की समीकरण x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 तथा बिंदु 4,6 से वृत्त गुजरता है, तथा बिंदु 4,6 से वृत्त गुजरता है। चार कौमा 6 से वृत्त गुजरता है। बताइए भाई, संतुष्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। पर हमें क्या, देखो वृत्त के समीकरण लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो व्यास के बिंदु मिल जाए, दूसरा तरीका, या फिर हमें केंद्र और त्रिज्या मिल जाए। केंद्र और त्रिज्या है ना। अब यहां दो व्यास की समीकरण दे रखी है, अगर दोनों व्यास है तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? बना के देखो, दो व्यास बनाओ और दोनों को प्रतिच्छेद करके देखो, केंद्र होगा कि नहीं होगा? दो व्यास अगर बनाएंगे तो हमेशा प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होगा, ठीक है। और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं? दोनों समीकरणों को हल करके। समझ गए कहानी? दो व्यास की समीकरण है और अगर दोनों व्यास है तो प्रतिच्छेद करेंगे केंद्र पर और प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा इन दोनों को हल करके। निकालिए प्रतिच्छेद बिंदु, वही केंद्र होगा। x बराबर 3 और y बराबर, ठीक है, लिख दो भाई। अगला लॉजिक लगाओ, मुझे त्रिज्या चाहिए। कौन बताएगा त्रिज्या कैसे निकलेगी? हाँ? बिल्कुल, ये बिंदु कहां पर है भाई? वृत्त पर है ना। वृत्त पर है मतलब परिधि पर है, ठीक है। ये एक व्यास की समीकरण, ये दूसरा व्यास आ गया, कैसा भी बना लो। ये आपने बोला कि सर दोनों व्यास का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होता है, दोनों समीकरणों को हल किया, दोनों को हल करके हमें केंद्र प्राप्त हो गया। कितना आया भाई? 3,1, 3 + 1 4, 3 - 1 2, ठीक है। तो केंद्र आ गया 3,1। अब मुझे त्रिज्या बतानी है भाई। सी और पी त्रिज्या ही तो होगी, त्रिज्या निकल जाएगी अपने पास। r बराबर √4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। कितनी आई? 25 और 1 26, ठीक है। तो अब समीकरण बन जाएगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 26। r स्क्वायर होता है तो 26 आ गया। बस समीकरण बनानी थी, आ गई। ठीक है, लिखे निकला। चलो अगला करते हैं। देखिए 2020 का क्वेश्चन है, यदि वृत्त x² + y² बराबर 9, वृत्त x² + y² बराबर 9 के लिए PQ एक व्यास है, यदि अल्फा एंड बीटा, यदि अल्फा व बीटा
P व Q से सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2 यदि अल्फा व बीटा P व Q से सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 2 पर डाले गए लंबों की लंबाई है, पर डाले गए लंबों की लंबाई है, पर डाले गए लंबों की लंबाई है, तब अल्फा गुणा बीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तब अल्फा व बीटा का अधिकतम मान क्या होगा? अल्फा व बीटा का अधिकतम मान क्या होगा? 2020 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या बोला है? ये वृत्त है, वृत्त के बारे में दो जानकारी मिल गई, केंद्र 0 0 और त्रिज्या 3। ये वृत्त है, वृत्त के बारे में दो जानकारी मिल गई, केंद्र 0 0 और त्रिज्या है 3। ठीक है। पी क्यू एक व्यास है, तो ये एक तरीके से व्यास ही हो गया। ठीक है क्या? सही है। अब ये बताना मुझे, पी क्यू एक व्यास है, पी बिंदु मैंने लिया है पहले चतुर्थांश में, ठीक है, तो क्यू बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा? व्यास के हिसाब से, व्यास के हिसाब से दिमाग लगाओ, किस में आएगा? थर्ड में आएगा। अगर मैं पी बिंदु पहले चतुर्थांश में ले रहा हूं तो क्यू बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा? तीसरे में आएगा। अगर मैं पी बिंदु दूसरे में ले रहा हूं तो फिर क्यू बिंदु चौथे में आएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो अपन जनरली कोशिश करते हैं बिंदु पॉजिटिव लेने की, और अगर दोनों बिंदु पॉजिटिव ले रहे इसका मतलब हम ले रहे पहले चतुर्थांश में। तो पी बिंदु मैंने फर्स्ट में लिया तो क्यू अपने आप कहां चला गया? थर्ड में, थर्ड में चला गया। क्लियर? अच्छा, पी बिंदु के निर्देशांक, जब भी निर्देशांक लेने हो अपनी तरफ से तो कौन सा लेंगे? प्राचल बिंदु। प्राचल अभी किया था हमने r cos थीटा और r sin थीटा। r कितना है? 3। क्लियर? अगर यहां पे केंद्र में कुछ होता तो हम उसको ऐड करते, लेकिन यहां 0 है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 3 cos थीटा। हाँ? अगर केंद्र होता तो ये जुड़ जाता ना, H प्लस और K प्लस लिखा था ना वहां पे, H प्लस और K प्लस। ठीक है, आएगा, वैसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब अगर ये फर्स्ट में है तो थर्ड में क्या बनेंगे इसके निर्देशांक? थर्ड में माइनस के हो जाएंगे, तो सेम टू सेम अब बोला गया है एक सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर 2। कहां है पता नहीं, लेकिन सरल रेखा है, मान लीजिए यहां कहीं है या फिर यहां कहीं कहीं भी है। ठीक है, एक सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर 2। इस बिंदु से उसकी लंबवत दूरी, इस बिंदु से लंबवत दूरी अल्फा है। ठीक है, एक बिंदु से एक सरल रेखा की दूरी अल्फा है। क्या तरीका रहता है अपना बिंदु और सरल रेखा? बिंदु वहां पे संतुष्ट करा दो, यही रहता है ना। ये बिंदु से सरल रेखा की दूरी अल्फा है, तो मैं ये बोल सकता हूं अल्फा बराबर मॉड, दूरी है तो मॉड, ये बिंदु इसमें 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 बटा √2। अल्फा समझ में आ गया क्या? पी बिंदु से इस सरल रेखा की दूरी है, दूरी इतनी बार दूरी निकाल ली अब तो। और बीटा क्या है? क्यू बिंदु से दूरी है, अब आप निकालो। अब क्यू बिंदु से दूरी आप लिखिए, हो गया बस काम तो। अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं सब चीजें, तो हमारा लॉजिक डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होने के बाद जब आप दूसरी बार वापस टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको सब क्लियर दिखने लग जाएगी सारी चीजें, फटाफट दिमाग वहां उस दिशाओं में दौड़ने लगेगा, सब समझने लगेगा अपने आप जल्दी जल्दी।
नहीं तो अभी तो ऐसा उठेगा यही बिंदु क्यों लिया, क्योंकि बिंदु हमेशा प्राचल रूप में लिए जाते हैं इसलिए लिया। ठीक है, अब व्यास दिया है, इसका मतलब एक सिरा अगर पहले में है तो दूसरा सिरा अपने आप थर्ड में जाएगा। ठीक, बीटा बना लिया भाई सबने? ठीक है, बता दीजिए भाई। माइनस माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस कॉमन लिया, मॉड के अंदर माइनस सारा खत्म। तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2/√2। ये बना क्या सबका? माइनस पूरा कॉमन लेके खा लिया, मॉड में ना नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पूरा माइनस कॉमन आ रहा था इस वजह से खप गया। डन, इतना आ गया। हमें अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा मॉड में सिंपल गुणा सिंपल की तरह ही रहता है, बस मॉड इतने से बात होता है पॉजिटिव लेना है, और कुछ परेशान मत हो जाना, यहाँ पे दूरियों की बात हो रही है। तो सिंपली अल्फा बीटा गुणा होगा तो नीचे तो हो गया 2, सही है, और ऊपर हो जाएगा, देखो ये अच्छे से देखोगे तो ये a माइनस बी और ये a, सही है ना। जिसको सिंपल गुणा करना है, मेरे को तो फॉर्मूला नहीं दिखता सर, मैं तो सिंपल गुणा करूंगा, कर दो। सिंपल में भी वही आएगा जो a प्लस बी ए माइनस बी से आएगा। सिंपल गुणा कर दो, कुछ नहीं दिखता तो। सिंपल गुणा कैसे? 3 cos थीटा पहले सबसे गुणा होगा, 3 sin थीटा सबसे गुणा होगा, माइनस का 2 सबसे गुणा होगा। हल कर दो, जिनको दिख जाता है फॉर्मूला वो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला इसलिए तो बना है। तो गुणा करके आ जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है भाई बताओ? पूरा हल करके देखो, पूरा हल वल करो, जहां कॉमन लेके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना दो, पूरा हल कर दो। सिंपल दोनों को गुणा करना है। कितना बन रहा है भाई बताओ? 5 प्लस बना रहा है, कईयों का बन रहा होगा 5 प्लस 18 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 18 साइन थीटा कॉस थीटा को बंद कर दो, पैक कर दो। आपको अधिकतम मान निकालना था ना, अधिकतम निकालना था न्यूनतम? अधिकतम था। अधिकतम मान कब हो सकता है? जब साइन 2 थीटा क्या हो? हमें भाई ऊपर है ना, अंश में आ रहा है ना, और प्लस में आ रहा है, तो साइन 2 थीटा अधिकतम हो। अधिकतम साइन 2 थीटा कितना हो सकता है? 1। साइन 2 थीटा 3 थीटा कुछ भी हो, साइन थीटा का मान -1 से +1, तो अधिकतम 1। अगर ये अधिकतम 1 है, 9 और 5, अधिकतम के लिए कोई बोलेगा नहीं मैं तो अवकलन करूंगा, अवकलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन करो बराबर 0 करो, पूरा प्रोसेस से आओगे तो भी यहीं आके आओगे, तो भी घूम फिर के यहीं आओगे। ठीक है, अगर उस मेथड से करोगे, भाई ये यहां तक आ गया, अब मुझे इसका मान अधिकतम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा फलन बन गया, इसका मैं थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा, बराबर 0 करूंगा, कोण का मान ज्ञात करूंगा, फिर उसको उठा के वापस फलन में रखूंगा, तो भी यही आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये कैसे हुआ, वो वैसे भी ऐसे ही होगा। हाँ, तो घूम के आना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। नहीं, यहाँ पे बनेगा π/4। हाँ ठीक है, ठीक है।
तो जिनको अवकलन करना है वो अवकलन से भी यहीं पहुंचेंगे घूम फिर के, बस ये डायरेक्ट कर दिया क्योंकि डायरेक्ट अकेला ही था ना, तो अकेले का मान पता है -1 से +1 में जाता है। या तो आप -1 रख के देख लो, -1 से छोटा हो रहा है मान, नेगेटिव हो रहा है, अल्फा बीटा दूरी है, ठीक है, इसलिए हो गया। 2020 का प्रश्न था, अगला लिखिए। हाँ जी, देखो यहां पे क्या दिया था, PQ एक व्यास है, PQ से x + y = 2 की दूरी अल्फा व बीटा है। अब आपको अल्फा बीटा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये था, सबसे पहले वृत्त बनाया, केंद्र और त्रिज्या लिखी, केंद्र त्रिज्या लिख दी, व्यास पे आ गए, दो बिंदु हमें पता नहीं है, यदि आपको परिधि पर बिंदु लेने हैं तो आप प्राचल रूप लेंगे। अब व्यास की फिक्स प्रॉपर्टी है, एक जिस भी पहला वाला पॉइंट जिस भी चतुर्थांश में लोगे दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट जाएगा। तो पहला हमने लिया P बिंदु फर्स्ट चतुर्थांश में, तो ये गया थर्ड में। व्यास की प्रॉपर्टी है ये, जीवा में नहीं होगा ऐसा, जीवा तो यहां भी हो सकती है, ये बन गई जीवा दोनों पहले में, है ना, व्यास की यही प्रॉपर्टी बस। तो पहला हमने फर्स्ट में लिया तो क्यों गया अपने आप थर्ड में, अगर आप ये वाला सेकेंड में लेते तो वो जाता फोर्थ में, उसी अकॉर्डिंग प्लस माइनस का ध्यान रखते, बस इतनी सी बात है। उसके बाद इन बिंदुओं से दूरी निकाली इस सरल रेखा की, दूरी के लिए फॉर्मूला पता ही है, संतुष्ट करा दो बिंदुओं को, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, बीटा पूरा नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव माइनस कॉमन लिया तो पूरा पॉजिटिव बन गया, अल्फा बीटा गुणा कर दिया, गुणा करने पे ये प्राप्त हुआ। अधिकतम मान करना है तो sin 2 थीटा के मान रख के देख लिया, अधिकतम के लिए क्या रख सकते हैं, अंश में अगर यही हर में होता तो सबसे छोटा मान रखते, ठीक है, कम करने की कोशिश करते, अंश मतलब बोलते ना फिजिक्स की भाषा में प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल है तो जितना sin 2 थीटा ज्यादा होगा मान भी ज्यादा होगा, सिंपल सी कहानी, प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली होता तो जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा, वैसे चलता। तो अधिकतम करना है अल्फा बीटा, तो प्रोपोर्शनल में है तो इसको भी अधिकतम करना है, तो साइन अधिकतम कहां तक जा सकता है, 1 तक, 1 रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022, एक वृत्त x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ये वैरायटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लगातार आ रही है। x जो अब कर रहे हैं अपन, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। वृत्त है k > 0, क्वेश्चन में ही बोला है। वृत्त x अक्ष को 1,0 पर स्पर्श करता है, x अक्ष को 1,0 पर स्पर्श करता है। यदि सरल रेखा x + y = 0, यदि सरल रेखा x + y = 0 वृत्त पर अंतःखंड काटती है, वृत्त पर अंतःखंड काटती है तथा अंतःखंड की लंबाई 2 है, 2 इकाई है। अंतःखंड काटती है तथा अंतःखंड की लंबाई 2 इकाई है। अंतःखंड के बारे में और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये जीवा है। अगर कुछ देता, केंद्र से गुजरती है या केंद्र के बारे में जानकारी देता तो फिर वो व्यास बन जाती, बाकी सब अंतःखंड क्या बनेगा, जीवा बनेगी, है ना, सिंपल सी बात है। सारे अंतःखंड जीवा है और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। लेकिन व्यास के लिए ये जरूरी है वो केंद्र से गुजरे। इसने केंद्र के बारे में कुछ नहीं दिया, हमें बोला ही नहीं कि गुजर रहा है, तो गुजर रहा है के बारे में बोला ही नहीं, इसका मतलब ये अपने आप में जीवा है। ओके, उसके बाद लिखेंगे तब h + k + r का मान बताइए, h + k + r का मान बताइए। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन था वो, खालिस्तान वाला। h + k + r का मान बताइए, h + k + r का मान बताइए। जरा एक बार डायग्राम बना के कोशिश करो, रफली बनाओ एक बार छोटा सा डायग्राम। ये ध्यान रखेंगे x अक्ष को 1,0 पर स्पर्श कराना है। मैंने पहले जब वृत्त पढ़ाया था तो बताए थे बहुत सारे ऐसे, तो पहले मुझे वो डायग्राम चाहिए जो 1,0 पर x अक्ष को स्पर्श करे, 1,0 पर x अक्ष को स्पर्श करे। मूल बिंदु या निर्देशांक के बारे में कुछ नहीं बोला, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने सिंपल ये बनाया
ये हमारा सर्कल हो गया भाई, जो जानकारी दी है उसके अनुसार ये सर्कल हो गया, बनाया है सही। एक्स अक्ष को कहां पे टच कर रहा है, 1,0 पर। तो ये जानकारी दी है, एच और के इसके केंद्र हो गए, आर इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को ही शो करेंगे। पहले अपन जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं पूरी। 1,0 को एक्स अक्ष पे स्पर्श कर रहा है, उसके बाद बोला है x प्लस वाई बराबर 0। एक जीवा है, मैंने बताई दिया आपको, अंतःखंड काटती है, ठीक है, अंतःखंड काटती है और एक जीवा की तरह काम करती है। ये अंतःखंड काट दिया, कहीं भी काट दो, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, इधर उधर उधर, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी काट दिया। x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है, जीवा हो गई। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तैयार हो रहा है, काफी क्वेश्चन आए इस चीज पे। अब अगर इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला जाए तो हमेशा समद्विभाजित करेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कहीं भी हो जीवा, ठीक है, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो हमेशा समद्विभाजित करेगा। मतलब ये 2 इकाई है, तो ये 1 इकाई रह जाएगा इधर और 1 इकाई इधर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब ये केंद्र है सी से मैं पी बिंदु को मिला दूं, त्रिज्या है ये, त्रिज्या है सी और पी त्रिज्या। अच्छा ये त्रिज्या है, ये आर है, ये 1 है, तो मैं ये सी और पी क्यू कुछ और नाम दे दो, आर दे दो इसको, नहीं चलो डी दे देता हूं यार थोड़ा सा। अब मुझे सी डी की लंबाई बता दीजिए आप। मैंने बोला है ये मैंने सी से पी क्यू पर लंब डाला है, लंब डाला है तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई √r² -1, पाइथागोरस प्रमेय, 90 डिग्री का मतलब ये पाइथागोरस लगेगा। कोण पता नहीं है बाकी के तो पाइथागोरस लगेगा, कोण पता हो तो साइन कॉस tan लगा देते, ठीक है, नहीं पता है तो ये लगेगा r² -1। अच्छा ये बताओ मुझे, ये अगर x अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा केंद्र में, h के बराबर होगा या k के बराबर होगा, ये चीज h बराबर 1, समझ में आ गया कैसे। ये हमने स्पर्श कराने वाले स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे खूब सारे, कभी यहां स्पर्श कर रही थी, कभी इधर कर रही थी, देखना शुरुआत वाले में जब व्रत शुरू किया था, तो ये जो चीज है ये यही तो होगी इसके बराबर, है ना, तो h बराबर हो गया 1। अच्छा k क्या होगा, k ये होगा क्या, ये लंबाई क्या होगी, किसके बराबर होगी, समझ गए। सब डायग्राम से ही तैयार होते जा रहा है। तो केंद्र तैयार हो गया 1,r। अब मुझे बताइए CD की लंबाई आपको पता है √r² -1, ये तो आपने बोला पाइथागोरस से। क्या मैं CD की लंबाई बिंदु और सरल रेखा की समीकरण से निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा, बिंदु उसमें संतुष्ट कराकर, वही तरीका अपना, ठीक है, दोनों बराबर आनी चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन, कर दिया तुमने सॉल्व, बना लो डायग्राम, इतना ही था। हाँ आराम से समझ के बनाओ, आराम से स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ के बनाओ, वापस बता दूंगा, एक बार रिकॉल कर दूंगा।
हमें मान निकालना है h प्लस के प्लस आर। एच का मान ऑलरेडी आ चुका है 1, के का मान r है और r खुद भी r है, मतलब r निकालना है अब और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब r निकालने के लिए देखो हमने क्या किया, वृत्त बनाया। ये बात ध्यान रखेंगे, वृत्त की अगर जीवा है या अंतःखंड है तो वो हमेशा एक जीवा होगी। जीवा खींच दी, जीवा की लंबाई कितनी भी हो वो अगर केंद्र से लंब डाला जाए तो हमेशा समद्वि भाजित करेगी, दो बराबर टुकड़ों में बांटेगी हमेशा। ठीक है, दो बराबर टुकड़े तो एक एक इकाई आप ही ने बोला था। उसके बाद मैंने केंद्र से लंब डाल दिया, ये तो डी बिंदु हो गया, और केंद्र से पी बिंदु को मिलाया तो आपने बोला सर ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया आर। ठीक है, उसके अनुसार इस त्रिभुज में मैंने सीडी की लंबाई प्राप्त करी। सीडी की लंबाई पाइथागोरस से आई √r² - 1। ये हो गया यहां वाला हिस्से का काम। अब आ गए केंद्र के निर्देशांक पे। केंद्र के निर्देशांक के लिए बोला था 1,0 पर स्पर्श करता है, तो एक इकाई आप चले x की डायरेक्शन में, तो x की डायरेक्शन में यहां देखे तो h है, h बराबर 1 हो गया। y की डायरेक्शन में कितना चले केंद्र तक पहुंचने के लिए, ये चले 1 और ये चले r, इसलिए k बराबर r हो गया। अब मैंने ये बोला CD की लंबाई एक बार पाइथागोरस से और एक बार समीकरण की मदद से दूरी वाले सूत्र से बराबर करनी है, तो आप क्या बोलेंगे, √r² - 1 बराबर, ये बिंदु रख दो इस समीकरण में, 1 + r बटे में √2। भाई ये बिंदु है ना h के, यहां रखे h प्लस के बटे में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र एक बिंदु और सरल रेखा के मध्य दूरी सूत्र है ना, बिंदु उठा के रख दिए इसमें। हाँ वही वाला फॉर्मूला, ax + by + c बट तो होता है तो ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b²। अब तो मत भूलो यार, बिंदु और सरल रेखा के मध्य दूरी सूत्र। बस इसको हल करना है, r का मान प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग किया, r² - 1 बराबर r + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। इसको हल कर दो, r का मान मिल जाएगा। मिल गया, इनको बराबर इसलिए क्या, हमें r प्राप्त करना है ना। ये दूरी CD है, CD अपन ने एक तरीके से बोला √r² - 1 है, और एक तरीके से सरल रेखा और बिंदु के मध्य दूरी भी है, तो बराबर है ये, इसलिए बराबर क्या। r बराबर 3 आएगा आंसर। नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे अगर आ रहा है तो, क्योंकि त्रिज्या नेगेटिव नहीं हो सकती। पता नहीं कैसा बनाएंगे फिर, त्रिज्या नेगेटिव हो जाएगी तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो r बराबर 3 आएगा, आंसर आ जाएगा 7। 1 + 3 + 3 7। r बराबर 3 बनेगा समीकरण को हल करने के पश्चात। द्विघात है, 2 मान आएंगे, नेगेटिव वाला छोड़ देना। अरे टीकम नहीं आ रहा बहुत दिन से। अच्छा, हो गया क्या सबका, r बराबर 3। ठीक है, 3 आ गया तो आंसर आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन 19 का लिखिए। अब कर लेना बेटा कैलकुलेशन घर पे, कैलकुलेशन पार्ट है। r के 2 मान आएंगे, एक क्या क्या आ रहा है, एक तो r 3 और -1 आ रहा है, -1 छोड़ देंगे, r 3 ले लेंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। वृत्त x² + y² बराबर 4, वृत्त x² + y² बराबर 4 के बिंदु √3,1 पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के बिंदु √3, 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब खींचा जाता है। ये स्पर्श व अभिलंब एक्स अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये स्पर्श रेखा तथा अभिलंब एक्स अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज का निर्माण करती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब एक्स अक्ष के साथ मिलकर त्रिभुज का निर्माण करती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एक वृत्त है। तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा 0,0, r बराबर 2। √3, 1 कोई बिंदु है, वहां पर स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचे गए हैं। तो किस प्रकार का बनेगा? ये बनेगा अपना 0,0, इसका केंद्र हो गया। यह आ गया इस प्रकार का बिंदु, यहां पे आ गया √3, 1। इस पर स्पर्श रेखा खींची गई। ये स्पर्श रेखा खींची गई। अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब किस प्रकार का होगा? ये 90 डिग्री होगा, स्पर्श रेखा के 90 डिग्री, इस तरह का। ठीक है, ये आ गया √3, 1 पे। ये बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही बोला है ना। एक्स अक्ष के साथ दोनों का तो ये हो गया P बिंदु, ये O लेते हैं अपन, ये B ले लेते हैं। हाँ, बिंदु तुम अपने नाम से मानते हो, कोई भी। एक्स अक्ष के साथ बना रहा है, इसलिए इस प्रकार का बनेगा। ये डायग्राम बन गया। ये आ गई स्पर्श रेखा और ये आ गई अभिलंब √3, 1 पे। बिल्कुल, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखवाया नहीं क्या अभी तक? हाँ, लिखवा दिया था ना, x(x1) प्लस। ठीक है, बिंदु दिए गए तो ये वाला रूप यूज करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण लिखवाया हुआ है x(x1) प्लस y(y1) बराबर a²। स्पर्श रेखा का समीकरण। और जिसको भी कभी भूल जाओ, किसी का भी स्पर्श रेखा निकालनी हो, तो अवकलज के अनुप्रयोग को याद कर लेना, वहां हमारा तरीका अवेलेबल है। क्या किया था हमने? कोई भी वक्र हो उसका dy/dx निकालेंगे। dy/dx क्या कहलाएगा? m कहलाएगा। m तैयार होने के बाद बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु ऑलरेडी अवेलेबल है जिसपे आपको निकालना है। बिंदु मिल गया, ढाल मिल गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। सबसे बेसिक तरीका अवकलज के अनुप्रयोग में, वो तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए यहां पे हमें याद है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। x1 y1 बिंदु दिए हुए हैं, बोलो क्या बनेगी? बहुत बढ़िया, लिख लीजिए।
स्पर्श रेखा का समीकरण पीबी, पीबी का समीकरण √3x प्लस वाई बराबर 4। क्या कैसे निकाला बेटा? ये तो आ गया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, नहीं अभी नहीं, अब ये बताओ मुझे पहले, अभिलंब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को समीकरण की। ये आ गया आपके पास, ये सरल रेखा पीबी आगे किसको काट रही है? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष पे क्या जीरो होता है? बिंदु बोलो। चार बटा √3,0। एक्स अक्ष पर y बराबर 0, इस सरल रेखा में y का मान 0 रख दीजिए, x का मान निकल आएगा। हो गया क्वेश्चन? कईयों ने तो निकाल लिया होगा, नहीं निकाला है किसी ने भी? त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं निकाल दो बेटा क्षेत्रफल जल्दी से। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आ गया? तो आंसर आएगा 2/√3। ऊंचाई जिसको नहीं मिल रही वो सुन लो, 1 है, ये रही ऊंचाई, बिंदु बता रहा है खुद, ऊंचाई 1 है। ये x होता है, ये y होता है, तो y तो है ऊंचाई, ऊंचाई 1 है, तो 1/2 ऊंचाई आ जाएगा 1 और आधार आ जाएगा 1 और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्रत 3, हाँ पूरे का पूछा है तो मैंने ऊंचाई के लिए निकाला था। त्रिभुज दोनों का, जो एक एक्स अक्ष, एक स्पर्श और एक अभिलंब। लिखे? लिखिए। एक वृत्त एक्स अक्ष, एक वृत्त एक्स अक्ष को 3,0 पर स्पर्श करता है तथा 8 इकाई का अंतःखंड y अक्ष पर काटता है। 8 इकाई का अंतःखंड y अक्ष, y अक्ष पर काटता है, तब निम्न में से किस बिंदुओं से वृत्त गुजरता है? तब निम्न में से किन बिंदुओं से वृत्त गुजरता है? निम्न में से किन बिंदुओं से वृत्त गुजरता है? 1,5, 2, 3, 3, 5। y अक्ष पर काट रहा है अंतःखंड, y पर अंतःखंड काट रहा है और x को 3,0 पे स्पर्श कर रहा है। 3, 10। डायग्राम बना लो सबसे पहले बढ़िया सा। ये स्पर्श कर रहा है x अक्ष को और ये y पे काट रहा है। देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाता हूं मैं। तीन 3,0 पर स्पर्श कर रहा है, y अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है। अंतःखंड कितने का है? 8 इकाई का। और अभी आपको बताया था जब भी अंतःखंड काटे इसका मतलब केंद्र से लंब डाल दो, केंद्र से लंब डाल दो, बिल्कुल। तो ये 4 इकाई, ये 4 इकाई। अच्छा ये अगर 3 है तो बोलो सी बिंदु के निर्देशांक के हिसाब से। चार मैंने लिखेगा, 3,r लिखा है मैंने तो भाई। 3 इधर चले,
और आर यूं चलोगे, ये आर ही तो होगा, ये आर ही होगा ना, मैंने, ठीक है। हाँ और क्या दिया हुआ है भाई, बस यही जानकारी दी है। चलो फिर इसी जानकारी से जुगाड़ करते हैं। अब यहां बताइए मुझे, हाँ क्या क्या कर रहा, अगर वो स्पर्श कर रहा है ना 3,0 पर, नीचे क्या लिखा है देखो ऊपर, ये क्या लिखा है 3,0 को पर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, जहां पे भी एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा वो बिंदु अगर ऊपर चढ़ाओगे तो वही तो होगा, वही केंद्र बनता है हमेशा, जहां पे टच करता है वहीं से केंद्र बनता है। नहीं ठीक है, सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया बना हुआ है डायग्राम। अब देखो आगे, ये आ जाएगा, ये क्या होगी त्रिज्या, चलो त्रिज्या, ये चीज क्या होगी, सही है, तो आर कितना आ गया, हो गया 2019 से क्वेश्चन है, हो गया। क्या बनेगी भाई, समीकरण बोलो क्या बनेगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, देख लो किससे संतुष्ट हो रहा है, आ गया आ गया, ज्यादा हल्का आ गया तो आ गया, किस्मत वाले थे वो, नहीं अपने में भी आएंगे 2-3, अब कौन से पार्ट से आए हैं वो पता नहीं। x माइनस 3 y माइनस 5 ऑप्शन आ रहा है भाई, एक 1.5 घंटे बाद हलचल होने लग जाती है क्लास में, हलचल मत मचाया करो यार, थोड़ा टिक के बैठा करो बेटा, 8-10 घंटे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लिखो, अरे एक बार पढ़ लो जिंदगी सफल हो जाएगी, फिर वो याद रखोगे, लिखो, हाँ बस अब लिखो, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श रेखाएं अक्षों पर, को स्पर्श रेखाएं, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श रेखाएं अक्षों पर P व Q बिंदु पर काटती है, अक्षों पर P व Q बिंदु पर काटती है, मतलब x और y अक्षों पर P व Q बिंदु पर काटती है, तब PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, तब PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, PQ के बिंदुपथ में PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। ट्राई करो भाई, बहुत इजी है, एक वृत्त बनाओ, वृत्त के बारे में अपन को क्या दे रखा है, 2 जानकारी है, इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1, बना लो वृत्त, बनाओ एक बार, फिर एक स्पर्श रेखा खींचो वृत्त पे P बिंदु लेकर, और स्पर्श रेखा ऐसी खींचो जो x अक्ष और y अक्ष दोनों को काट रही हो, x अक्ष और y अक्ष दोनों को काट रही हो।
क्यों माइनस में क्यों ले जाना है फालतू में अपने को? काट तो सब जगह से सकती है, लेकिन हम क्यों माइनस में ले जाए जब सीधी सीधी बन रही है तो अपनी तरफ से। पी और क्यू बिंदु बना लिया सबने, एक स्पर्शरेखा बनाएंगे पी और जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काट रही हो, ठीक है। तो ये आपने बनाया होगा कुछ इस प्रकार से, ये वृत्त बन गया, ये स्पर्शरेखा हो गई, ठीक है। ये एक बिंदु P बोल दिया, एक Q बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q दे दो, दे दिया, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे कोई बिंदु माना जाता है तो अपन क्या मानते हैं, इसको मैं R नाम दे देता हूं। इस R बिंदु को हम लेते हैं R cos थीटा, R sin थीटा। R कितना है? 1। तो आप क्या लेंगे? ठीक है, ये आ गया समझ में, R cos थीटा और R sin थीटा, ठीक है। अब मैं किसकी समीकरण लिखूंगा? स्पर्शरेखा की समीकरण। स्पर्शरेखा की समीकरण क्या बनेगी? स्पर्शरेखा की समीकरण बोलो बिंदु के हिसाब से। x x1 बन गई स्पर्शरेखा की समीकरण। यदि यह स्पर्शरेखा x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0, और y अक्ष को काटती है तो बहुत आसान है, x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0, यही बनेगा क्या क्यू का मतलब इधर का निर्देशांक, और इधर P बिंदु इधर के लिए इधर का निर्देशांक क्या बनेगा भाई? 0, दोनों निर्देशांक आ गए होंगे देखो P और Q, कोई फर्क नहीं पड़ता, P इधर लिया है Q इधर लिया है, निर्देशांक उसी हिसाब से लिख लेना बस। अरे देख बार वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को एक स्पर्शरेखा इस प्रकार काटती है। एक लगाया, एक। अरे रुको अभी आंसर तो रुको यार, अभी क्वेश्चन तो पूरा रहना इनका। कोई स्पर्शरेखा P व Q बिंदु पर काटती है, PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। स्पर्श हाँ आ कहीं भी सकती है, ये स्पर्शरेखा इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, पर एक ही स्पर्शरेखा की बात हो रही है। नहीं दो नहीं, एक ही स्पर्शरेखा एक ही है, बनाओ कोई भी डायरेक्शन में, ये है एक ही बनेगी। नहीं वो इसे अच्छा एक यहां से बना दी, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं एक ही स्पर्शरेखा बनानी है जो दोनों अक्षों को काट रही है, ठीक है। अब सही कर ले, ओके। अब आगे ये पूरा यहां तक पहुंच गए, P और Q निर्देशांक आ गए। अच्छा अब बोला है PQ के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। अब जब भी बिंदु पद निकालना होता है मध्य बिंदु को अपन h, k मान लेते हैं, तो माना PQ का मध्य बिंदु h, k है, माना PQ का मध्य बिंदु h, k है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मध्य बिंदु के सिस्टम से h बराबर कितना बनेगा? अगर PQ का मध्य बिंदु h है, h, k है, तो मध्य बिंदु से 0 प्लस यही बनेगा, ठीक है। और k बराबर बोलो, यही बनेगा। बस बिंदु पद निकाल लें, बिंदु पद के लिए अपन जो थीटा लेके आए उसको हटाना है, h और k को xy में बदलना है। तो जब थीटा हटाना है तो साइन और कॉस जब भी मिले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो एडजस्टमेंट करें, कैसे करेंगे? h बराबर 2h बराबर 1 cos थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इस यहां से साइन थीटा बराबर, ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को
वर्ग करके जोड़ने पर। बिंदु पद के लिए ये करते आए बार बार। एच और के को एक्स वाई बदल देना लास्ट में, समीकरण के रूप में आ जाएगा। जल्दी से कर दीजिए, बोलो भाई आंसर। क्या क्या? दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/4h स्क्वायर प्लस 1/4k स्क्वायर। 4 कॉमन नहीं, एच और के तो हाँ, दोनों को लसापा लेके ऊपर भेज दो अब तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लसापा ले लो, आ जाएगा। h और k एक्स वाई में बदल जाते हैं बिंदु पथ में। नेक्स्ट करें 2022 का एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। आ गया बिंदु पथ सबका, दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, h और k को एक्स वाई में बदल देंगे, लसापा ले लेंगे, आ जाएगा। देखिए एक वृत्त सरल रेखाओं 4x माइनस 3y प्लस k1, 4x माइनस 3y प्लस k1 बराबर 0, L1 को तथा 4x माइनस 3y प्लस k2 बराबर 0, L2 को स्पर्श करता है। यदि केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा L1 को बिंदु -1,2 पर तथा L2 को 3,-6 पर, L1 को -1,2 पर तथा L2 को 3,-6 पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तब वृत्त की समीकरण 2022 का क्वेश्चन है। वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट सोचने और हल करने में, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल सही, पहली लाइन दोनों के देखो ढाल बराबर है। मैंने बोला आपको शॉर्टकट याद आया हो तो एक्स वाई के गुणांक बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब समांतर सरल रेखाएं। समांतर सरल रेखाएं इसका मतलब, और साथ में स्पर्श रेखाएं भी बोली है, स्पर्श रेखा बोली और समांतर अपन ने खुद देख ली। तो समांतर स्पर्श रेखा मतलब वही कंसेप्ट आ गया जो अपन ने तैयार किया था कि एक वृत्त है, उसकी 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है। बहुत बढ़िया। ये एक L1 और एक L2 है, ठीक है। अब L1 को एक सरल रेखा जो केंद्र से गुजरती है, अब ये देखो, ये जो केंद्र से गुजरती है ए बी सरल रेखा जो केंद्र से गुजरती है, वो L1 को कहां पे काटती है? L1 को काटती है सब -1,2 पर, और L2 को 3,-6 पर। अब अगर L1 की समीकरण आपके पास है 4x माइनस 3y प्लस k1 बराबर 0 और 4x माइनस 3y, सबसे पहला काम k1 k2 का जुगाड़, बताओ कैसे करें?
पकड़ा गई। ये बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है तो संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट कराओ K1 पाओ, इधर संतुष्ट कराओ K2 पाओ, संतुष्ट कराओ K1 पाओ। आ रहा है ना, सोच पकड़ने में आ रही है चीजें, बस 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, पकड़ आ रहा है। ठीक है, K1 कितना आया भाई? 10 आया, पक्का लिख दूं? ठीक है, ये लिख दिया 10। K2 बोलो -30। समीकरण अब परफेक्टली रेडी है। हो गया क्या? ठीक है, केंद्र बोलो। सेम केंद्र, अरे सी केंद्र, हाँ वो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया जो ऑलरेडी तैयार किया था। केंद्र हमेशा मध्य बिंदु होगा, केंद्र हमेशा मध्य बिंदु होगा। किस किस का? PQ का भी मध्य बिंदु होगा, AB का भी मध्य बिंदु होगा। तो केंद्र आ गया हमारे पास 3 - 1 2/2 1 -6 +2 -4 -2। अब त्रिज्या की बात आ रही है, बताओ त्रिज्या कैसे निकालें? त्रिज्या किसकी होगी? त्रिज्या किसकी होगी? हाँ कैसे निकालोगे? केंद्र से सरल रेखा के मध्य लंबवत दूरी निकाल दीजिए। केंद्र से सरल रेखा मतलब स्पर्श रेखा, सरल रेखा स्पर्श रेखा के मध्य लंबवत दूरी, केंद्र से स्पर्श रेखा के मध्य लंबवत दूरी। क्या कह रहा है? 4 + 6 10 10 20 √5 और मतलब √ में 25 बनेगा तो 5 4 आ रहा है भाई। 4 आ रहा है क्या सबका? त्रिज्या 4। बस समीकरण तैयार। x - 1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या नहीं निकली क्या? त्रिज्या, अरे ये केंद्र से सरल रेखा के मध्य दूरी लंबवत, संतुष्ट। फॉर्मूला एक इसमें रखेंगे -2 इसमें रखेंगे बटा √a² + b²। यार तुम बिंदु और सरल रेखा के मध्य दूरी छाप लेना अपने कमरे में, इतनी बार काम आ गया ना इसलिए छाप लेना। एक और तरीका है, देखो ये दोनों अपने आप में क्या है? समांतर सरल रेखाओं के मध्य दूरी, समांतर सरल रेखाओं के मध्य दूरी। फॉर्मूला याद है किसी को? शाबाश। C1 - C2 बटा √a² + b²। याद आया? C1 10 C2 -30 10 -30 बटा √a² + b² 25। तो 8 ये पूरी दूरी आई है, 8 व्यास आया है, व्यास आ गया, त्रिज्या हो जाएगी 4। एक और तरीका है, जो भी अच्छा लगे। सही तो भी सब लगेंगे, जब एग्जाम में जो ध्यान आ जाए वो लगा देना, ठीक है? एग्जाम में खिसक जाते हैं इधर उधर घूमने। वेक्टर का फॉर्मूला लगाएगा इसमें? कहाँ लगाएगा? नहीं लगाना ही नहीं है हमें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हाँ भाई अगला लिखिए। अरे बातचीतें बहुत करते हैं भाई। नहीं सुनो अभी किसी की। हाँ लिखिए भाई। एक वृत्त y अक्ष को बिंदु 0,4 पर स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, एक वृत्त y अक्ष को बिंदु 0,4 पर स्पर्श करता है। एक वृत्त y अक्ष को बिंदु 0,4 पर स्पर्श करता है तथा 2,0 से गुजरता है। एक वृत्त y अक्ष को 0,4 पर स्पर्श करता है, ठीक है, तथा 2,0 से गुजरता है। कौन गुजरता है? वृत्त, है ना, वृत्त गुजरता है। निम्न में से कौन सी स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं होगी? निम्न में से कौन सी स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं होगी? निम्न में से कौन सी स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं होगी? हाँ, स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं होगी। 2020 का प्रश्न है। अभी तक सब होगी होगी पूछ रहे थे, इसमें नहीं होगी पूछ लिया। तो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ लिखे। 2020 का प्रश्न है। ट्वेंटी। हाँ पहले तो भाई वृत्त बनाइए। y अक्ष को 0,4 पर स्पर्श करता है। x के लिए कुछ भी नहीं दिया तो x पे अंतःखंड काटेगा ही अपने आप, बनेगा ही उस प्रकार से। y अक्ष को 0,4 पर स्पर्श करता है, इस तरह का बनाइए। समीकरण कोई थोड़ी दी है। R4 y अक्ष को कर रहा है ना, लेकिन पहले वृत्त बना लेता हूं। हाँ जी, 0,4 पे स्पर्श कर रहा है। अब हमें तो पता नहीं है ना कितना त्रिज्या कितनी है, तो या तो अंतःखंड काटो या फिर ऊपर रखो, कैसे भी रख सकते हो। हाँ भाई, और क्या है 2,0 से? अब 2,0 कहां पे होगा? 2,0 यहां पे आएगा। 2,0 से गुजर रहा है, इसका मतलब ये यहीं पे होगा 2,0। अब पता लगा नीचे से क्यों आएगा, गुजर रहा है ना 2,0 से। समझ गए अब? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ यहां भी ले सकते थे बिल्कुल, या तो ये बिंदु होगा 2,0 या ये बिंदु होगा, वो कोई सा भी ले लो, पास में ले लो तो भी काटेगा तो सही। ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। उसका तो वो बस ये बताने के लिए कि भाई ये जो वृत्त है वो नीचे काट के गुजरेगा या अंतःखंड काटेगा, क्योंकि 2,0 पे घूमेगा तो 2,0 इधर होगा या इधर हो, नीचे से निकलेगा ही निकलेगा। और क्या डेटा दिया हुआ है भाई?
कुछ भी नहीं दे रहेगा तो लिखो भाई केंद्र के निर्देशांक निकालो मुझे जल्दी से। केंद्र के यहाँ या तो 2,0 इधर होगा या 2,0 इधर होगा, जहां बोलो वहां बना दूंगा, यहां बनाऊं यहां बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 2,0 या इस तरह, बस गुजर रहा है यहां से, गुजर रहा है, ठीक है भाई गुजरने दो। हाँ केंद्र के लिए जुगाड़ करो। अरे वो एक इसको तो काम में नहीं लेना, ये तो कंफर्म नहीं है ना। H,4 H,4 स्पर्श करेगा y अक्ष को, y अक्ष को स्पर्श करता है तब सोचो आराम से क्या बनेगा भाई केंद्र का निर्देशांक। अरे नहीं ऐसे नहीं, वैल्यूज की फॉर्म H,4 2,4 तो कैसा आएगा, पूरा निर्देशांक तो निकल ही नहीं पाएगा। अरे ऑप्शन चला रहा है 4,3 4 तो कुछ हिस्सा सही है के, और के लिए कुछ बन सकता है क्या देखो, चार कोमा चार पूरा निर्देशांक नहीं निकलेगा। y अक्ष को स्पर्श करता था लेकिन साथ में अंतःखंड भी काट रहा है ना, लिखो y अक्ष पर स्पर्श करने पर वृत्त का केंद्र ये बताओ यहां से ये दूरी कितनी है। अरे वैल्यू में मत जाओ, है क्या चीज अपने आप में, त्रिज्या त्रिज्या क्या त्रिज्या, ठीक है आ गई। x का निर्देशांक पता लग गया, यही होता है ना x, और y क्या है, ये जब ये 0,4 है तो यही तो है y। हाँ फिर ठीक था। अरे कम ज्यादा नहीं, देखो यहां से देखो ये अपने आप में क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है, है ना, तो ये x अक्ष का निर्देशांक है ना ये वाला हिस्सा, तो ये हो गया अपना r वाला पार्ट, और ये है 4, ठीक है, तो इतना ही तो चलेगा y में, कम हो गया लेकिन चलेगा तो इतना ही ना, यहाँ 0 से भाई ये चीज पूछ रहा हूं मैं, ये थोड़ी कह रहा हूं ये त्रिज्या के बराबर है, मैं तो कह रहा हूं ये 4 के बराबर है, ये देखो तो r,4 लिखिए आगे। तो लिखो अच्छा ये बताओ अब मुझे, एक बिंदु 2,0 वृत्त पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर, तो अगर केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी नापी जाए तो कितना आना चाहिए, r आना चाहिए भाई। अगर मैं बोलूं ये वृत्त का केंद्र है C, आपने बोला ये 2,0 है, मैंने कहा था कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, मुझे ये बताओ AC जो है वो अपने आप में क्या है, त्रिज्या है ना,
ठीक है, तो AC के लिए मैं लिख सकता हूं, हाँ AC के लिए, अब चाहे A इधर हो चाहे A इधर हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें लंबाई से मतलब है, वो वाला AC नहीं है रे, इधर देख तूने जब वापस रिपीट किया था तभी समझ गया था, खुरापाती आदमी है ये। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर, दूरी सूत्र लगा रहा हूं, दूरी सूत्र r माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है, दूरी सूत्र भाई त्रिज्या r का स्क्वायर बराबर दूरी सूत्र का स्क्वायर, तो दूरी सूत्र लगाया, हल कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r प्लस 16, r कैंसिल हो गया, मिल गया क्या, 5,4। अब ये क्या चीज पता करनी है, ये इनमें से क्या नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है ना, स्पर्श रेखा नहीं है, तो स्पर्श रेखा के लिए क्या होता है, स्पर्श रेखा के लिए ये होता है कि यदि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए तो त्रिज्या के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले में डाल के देखते हैं, ये हमारा 5,4 हो गया, देखो क्या बनेगा, लंब की लंबाई 15, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए तो त्रिज्या के बराबर आएगा, तो ये केंद्र हो गया 5,4, 5,4 से इस पे लंब डाला, 5 या 15 माइनस 16 माइनस 24 बटा अंडर रूट में 3 और 4, ये बनेगा 5, कितना आ रहा है भाई, हल करो, 15 माइनस 16 माइनस का 1 माइनस का 25, त्रिज्या के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है, हमको ये बोला है कौन सी स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, सेकंड चेक करो, थर्ड चेक करो, फोर्थ चेक करो, जहां आंसर आ जाए वहां रुक जाना, सभी को चेक कर लीजिए, जहां आंसर की प्राप्ति हो जाए वहां रुक जाना। आंसर कैसे पता लगेगा, 5 के बराबर नहीं आएगा, जो 5 के बराबर नहीं आएगा वो आंसर होगा। भाई बी है क्या, बी पे जब दूरी ज्ञात करी तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, तो आंसर नहीं है, कौन सा है, देखो थर्ड में आएगा 20 प्लस आएगा ना, थर्ड वाला नहीं है, सी वाला बिंदु, ए में आ रहा है, बी में भी आएगा, सी में 24/5 आ रहा है, जबकि 25/5 आना चाहिए था, इसका मतलब देखो बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क, 24/5 आ रहा है, 25/5 आता तो हो जाता, मतलब अगर 8 की जगह 7 होता, 20 12 में से 7 गया 5, तब आ जाता। आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें केंद्र से सरल रेखा के मध्य दूरी त्रिज्या के बराबर नहीं आ रही, इसलिए ये स्पर्श रेखा नहीं है, नहीं है वाला ज्ञात करना था। लिख लिया, क्या कैसा है बेटा, ये कैसे निकाल रहे, ये केंद्र हो गया 5,4, आर का मान आ चुका है 5, केंद्र हो गया 5,4, अब केंद्र से स्पर्श रेखा है ये, तो केंद्र से स्पर्श रेखा के मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। भाई स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, ये तो केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है, तो कैसे रखेंगे, ये बिंदु इसमें रख दिए, रखेंगे तो ये 5 15 माइनस 4 गुणा 4 16 माइनस 24 बटा अंडर रूट में
x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हो गया। एक और क्वेश्चन लिखिए लास्ट, जल्दी से लिख लो, छोटा सा है। अरे अभी कर लेंगे। हाँ 21 का है, लिख लो, लास्ट है। यदि P1 पहले व्रत पर स्थित बिंदु है तथा P2 दूसरे व्रत पर स्थित बिंदु है, यदि P1 पहले व्रत पर स्थित बिंदु है तथा P2 दूसरे व्रत पर स्थित बिंदु है, तब दोनों बिंदुओं के मध्य निम्नतम दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के मध्य निम्नतम दूरी ज्ञात कीजिए। जहां व्रत की समीकरण लिख लो, व्रत की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों व्रत की समीकरण है। छोटा सा क्वेश्चन है 21 का। ठीक है, पहले वाले व्रत की त्रिज्या और केंद्र निकालो, दूसरे वाले व्रत की त्रिज्या केंद्र निकालो। हाँ बोलो भाई, केंद्र बोलो पहले वाले का। x का गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर त्रिज्या 25 25 50 50 माइनस 1 3 आ रहा है क्या? त्रिज्या देखो, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 25 50 माइनस 41। सेकंड वाला करिए, x के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर 12 के 144 169 9 वापस से 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस हल्का सा लॉजिक काम में लेना था। इतना काम तो आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब लॉजिक ये बोल रहा है कि भाई P1 इस पर स्थित है, इसकी परिधि पर, और P2 इसकी परिधि पर स्थित है। तो पहले आपको ये पता लगाना है कि इसकी त्रिज्याओं का मतलब इसकी त्रिज्याओं के बीच की दूरी और केंद्र के मध्य की दूरी कितनी कितनी है। तो त्रिज्या कितनी हो गई 6। कैसे हो गई? R1 प्लस R2, त्रिज्याओं की लंबाई हो गई 6। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई हो गई 6। अब इनके केंद्र के मध्य दूरी बताओ, दूरी सूत्र लगाओ। 12 माइनस 5 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 0 7। ठीक है, मतलब केंद्र के मध्य दूरी हो गई 7 और त्रिज्याओं के जो योग है वो है 6। व्रत एक दूसरे को स्पर्श करेंगे क्या? सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो बस। देखो, ये C1 और C2 मतलब ये है केंद्र, ये है दूसरा, ये है C1, ये है C2, ये है लंबाई। C1 और C2 के मध्य दूरी है 7 इकाई, इसकी है 3 इकाई, इसकी है 3 इकाई। नहीं करेंगे ना स्पर्श, एक का गैप आएगा। क्लियर हो गई बात? लॉजिक लगाया है, कुछ नहीं। देखो लॉजिक क्या लगाया है, दोनों के केंद्र की दूरी निकाली 7 आई, दोनों के बीच में त्रिज्याओं की दूरी निकाली 6 आई, त्रिज्याओं का योग आ गया 3 प्लस 3 और टोटल दूरी आ रही है 7। अब मुझे बताओ बिंदुओं के बीच में, बिंदु कहां पर स्थित होगी, उनके बीच में मिनिमम दूरी, और दूरी कितनी होगी? मैं बोलूंगा बिंदु P1 तू यहां आ जा, बिंदु P2 तू यहां आ जा, दूरी कितनी आ गई? 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, टोटल 7 था।
तो मिनिमम दूरी करनी है, तो बिंदु P1 अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए क्या करते, P1 को घुमा के इधर रखते और P2 को घुमा के इधर रखते, बिल्कुल अपोजिट पे। वो बात की कहानी है, अभी ये है, हो गया। तो मिनिमम दूरी आएगी 1 इकाई। हाँ, इधर 3 आ जाएगा तो 6, इधर से 6 12 और एक बीच में 13, बिल्कुल ठीक है। तो अधिकतम न्यूनतम का कंसेप्ट भी तैयार कर लिया आपने, मिनिमम दूरी किस प्रकार से और अधिकतम किस प्रकार से। ओके, तो 2021 मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।